Hi everyone, welcome back to my channel. How are you all doing? I hope you all have watched my previous lectures. So this is the last lecture on chapter 1 of PCK. I hope you all watch this lecture as well. And if you haven't subscribed my channel, please kindly do subscribe my channel. So let's begin now with the last topic that we are going to do today. So in the last class we had done up till HUF और हमारा 3 टॉपिक्स रिमेनिंग था, दैट इज पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कंपनी, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दोज 3 टॉपिक्स. ओके, so let's begin with the partnership now. So what is a partnership? As we have already done what is a proprietorship, पार्टनरशिप. ओके, सो हमने प्रोप्राइटरशिप किया था कि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बिजनेस होता क्या है, जहाँ पे एक सिंगल इंसान, सिंगल इंडिविजुअल, ही गोज इनटू बिजनेस, ही स्टार्ट्स अ बिजनेस, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते थे, राइट. HUF भी हमने किया था, जहाँ पे एक फैमिली बिजनेस होता है अकॉर्डिंग टू सम हिंदू लॉज, तो उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस किया जाता है. बट देन वी कम बैक टू द अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस, दैट इज पार्टनरशिप. ओके, सो पार्टनरशिप में क्या होता है, ऑफकोर्स यू नीड अ पार्टनर टू स्टार्ट दिस form of business. So when this business is started, when 2 or more people come together, 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर साथ आते हैं और वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम उस फॉर्म ऑफ बिजनेस को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं. ठीक है, तो पार्टनरशिप का बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप डिटेल में करोगे इन योर लॉ चैप्टर, इन योर लॉ सब्जेक्ट. बट यहाँ पे जितनी आपको इस चैप्टर के लिए ज़रूरत है हम उतना उतना करेंगे, ठीक है ना. ओके, सो पार्टनरशिप है क्या एंड उसके क्या क्या फीचर्स हैं, जल्दी से वो सारी चीज़ें देख लेते हैं. तो मैं आपको फीचर्स के हिसाब से ही डेफिनेशन वगैरह सब लिखवाऊंगी, तो आई होप दैट्स ओके नाउ. सो पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस बिटवीन 2 और मोर पर्सनस. तो बेसिकली आपको क्या चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए? 2 और मोर पर्सन चाहिए, ऑफकोर्स, राइट. इट कैन नॉट हैपन विद अ सिंगल पर्सन. नेक्स्ट क्या है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल ओनरशिप. क्या है ये? एक कॉन्ट्रैक्चुअल ओनरशिप है ना. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? ओनरशिप है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिजनेस को ना आप कैसे करते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो बिटवीन ऑल ऑफ योर पार्टनर्स. लाइक सपोज फॉर एग्जांपल A और B है, ठीक है ना. इन दोनों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड उस कॉन्ट्रैक्ट में सारे गाइडलाइंस लिखे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग इज रिटन देयर. तो इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे दे हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, और उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया कि यू नीड एन अग्रीमेंट फॉर इट, राइट. यू नीड एन अग्रीमेंट फॉर इट, और इस अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप deed, right. You need a partnership deed to execute this form of business. नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट फीचर है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अच्छा ठीक है, इसके पहले मैं करूँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पार्टनरशिप है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी है, कंपनी को कौन सा रेगुलेटरी गाइडलाइन देता है, तो कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट है, आपको पता है. वैसे ही सिमिलरली फॉर पार्टनरशिप यू हैव अ पार्टनरशिप एक्ट. तो उसका नाम क्या है? द पार्टनरशिप एक्ट. पार्टनरशिप एक्ट 1952 के 1932, सॉरी, आई एम सो सॉरी, 1932 के अकॉर्डिंग ये क्या करता है? ये गाइडलाइंस देता है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इसमें पूछा जाएगा, जो पूछा जाता है काफ़ी बार इन लॉ ऑल्सो, कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या हमको अपना बिजनेस, दैट इज पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर करवाना है या नहीं करवाना, राइट. सो लॉ कहती है कि पार्टनरशिप फर्म जो आपका है उसको आपको इस एक्ट के अंदर मैंडेटरीली रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है. मतलब क्या? इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर योर सेल्फ एज अ पार्टनरशिप फर्म इन दिस एक्ट. आप चाहो तो रजिस्टर कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं करने से भी चलेगा, ठीक है. सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, it is not mandatory to register yourself, your firm under this act, under this act. लेकिन अब आप बोलोगे कि फिर मैम ये एक्ट बनाया क्यों गया? तो ये एक्ट बेसिकली डिफ़ॉल्ट गाइडलाइंस है.
कि मैं आपको अच्छे से पूरा स्टोरी की तरह समझाती हूँ, ठीक है, तब और क्लियर होगा सिंस इट इज़ अ न्यू टॉपिक फॉर यू गाइज। तो यहाँ पे देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी है, ये दोनों पार्टनरशिप के अंदर आते हैं, ठीक है ना, दे एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। मैं ये क्यों समझा रही हूँ, ताकि आपको लॉ में भी हेल्प हो। एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ठीक है। अभी पार्टनरशिप कैसे बनेगा, सबसे पहले इनको एक डीड बनानी पड़ेगी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या होगा, सारी गाइडलाइंस होगी, जैसे कि आप कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करोगे। आपने किया होगा ना क्वेश्चंस इन योर क्लास 12 अकाउंट्स ऑल्सो, जहाँ पे आपने पार्टनरशिप पे क्वेश्चंस किए थे, राइट। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। तो वही चीज़ है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि कितने पार्टनर्स हैं, ठीक है, उन पार्टनर्स का नाम क्या है, वो पार्टनर अपना प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, राइट, कितने रेशियो पे शेयर करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल 2:3, राइट। कोई और ऑब्लिगेशन है क्या, किसी को रेम्यूनरेशन मिलेगा क्या, किसी को कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्या, बेसिकली एवरीथिंग विल बी रिटन हियर, अंडरस्टूड, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। सो नाउ द पार्टनर्स हैव टू फॉलो दिस अग्रीमेंट ओनली। मतलब उनके लिए यह अग्रीमेंट एक तरीके से अल्टीमेट लॉ बुक है, ठीक है ना, उनको ये अग्रीमेंट फॉलो करना है। अगर सपोज इस अग्रीमेंट को फॉलो करते वक्त इन दोनों में कोई प्रॉब्लम्स आ जाता है, तब हम एक्ट के पास जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो बेसिकली इन अ पार्टनरशिप फर्म इज वेरी लिबरल फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जहां पे आपको इतना कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना। आप अपने अग्रीमेंट में जो जो लिखे हो आपको सिर्फ उतना ही फॉलो करना है। इन केस आपके दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है या कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तब हम वो गाइडलाइंस को देखेंगे जो कि आपके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर है। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो बेसिकली अग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, इसीलिए आपको जरूरत नहीं पड़ता कि आप रजिस्टर करो अपना पार्टनरशिप फर्म। बट देर इज वन क्रक्स इन दैट, व्हाट इज इट, कि अगर सपोज कोई प्रॉब्लम्स आ जाता है, ठीक है ना, इन दोनों पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट आ गया, ठीक है, और ये सपोज फॉर एग्जाम्पल बी ने क्या किया, धोखा दे दिया और सारे पैसे लेके भाग गया, या उसने कुछ धोखाधड़ी कर दिया, उसने कुछ गड़बड़ी कर दिया। नाउ कैन ए फाइल अ सूट? क्या ए केस फाइल कर सकता है बी के अगेंस्ट? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इनका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये एक साइड इफेक्ट है, इसीलिए लोग जनरली अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा लेते हैं। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो आपको फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन आपको इतने सारे साइड इफेक्ट्स दे रहे हैं जिसकी वजह से आप न चाहते हुए भी वॉलंटरीली जाके आप रजिस्टर करवा लेते हो अल्टीमेटली, अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, सो दिस इज व्हाट आई मेंट कि मैंडेटरी नहीं है रजिस्टर करना, आपको अपना पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, अंडरस्टूड। Okay, let's carry on from here then. ठीक है, नाउ सी लेट्स मूव ऑन नाउ। तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया आपको, तो आपको समझ में आ गया कि रजिस्टर नहीं करवाना है हमको, ठीक है। अब ये अग्रीमेंट जो होगा, क्या होगा ये, इट कैन बी वर्बल और रिटन, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। वर्बल भी आपको ट्रस्ट है, वर्बल का तो आप करो, वर्बल, और आपको एक कोई वो रखना चाहो आप कोई विटनेस तो अलग बात है। तो मतलब वर्बल रिटन दोनों हो सकता है अग्रीमेंट आपका, ठीक है। और डीड को आप रजिस्टर करवा सकते हो, बट नॉट मैंडेटरी। इट यू माइट रजिस्टर, यू माइट गेट इट रजिस्टर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब अग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, देर इज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देर इज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टेटेड इन द अग्रीमेंट। आप अग्रीमेंट में उसको स्टेट करते हो, ठीक है ना। जैसा होगा आपको वही फॉलो करना है, अग्रीमेंट में जो लिखा होगा आपको वही फॉलो करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट शेयर होगा अमंग द पार्टनर्स, ठीक है ना। आपको अपने अग्रीमेंट में क्या लिखना है, और अग्रीमेंट में ये स्टेट करना है कि ये बिजनेस आपका, अग्रीमेंट ये स्टेट करेगा कि वेदर द बिजनेस इज अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, ठीक है ना। प्रॉफिट मेकिंग या नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, म्यूचुअल एजेंसी। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूचुअल एजेंसी? देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी and C are partners, understood? These are the partners. Now A, B, C are the partners.
नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सपोज ए ने एक डिसीजन लिया, ए ने क्या लिया, एक डिसीजन लिया, ठीक है, फॉर द फर्म, राइट। नाउ ए ने बी और सी से ना पूछा नहीं, he did not ask them or he did not even take their suggestions or anything, he did not discuss with them, और इसने on behalf of firm इसने डिसीजन ले लिया। तो क्या ये डिसीजन अब बी और सी पे लागू होता है? आर बी और सी इक्वली अकाउंटेबल फॉर दिस? यस, है ना। अब बी और सी को ये डिसीजन मानना पड़ेगा। वाई सो? बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूचुअल एजेंसी? इसका मतलब होता है कि वन पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एज वेल एज द फर्म, एज वेल एज द फर्म। बात समझ में आ गई? तो एक जो पार्टनर है वो सबके लिए एज एन एजेंट काम करता है। मतलब अगर ए ने डिसीजन ले लिया तो वो बी के बिहाफ में भी था, सी के बिहाफ में भी था और फर्म के बिहाफ में भी था। अंडरस्टूड? तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, वेयर वन पार्टनर इज एन एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। वन फॉर ऑल होता है। क्या होता है ये? वन फॉर ऑल होता है। वन फॉर ऑल होता है। समझ में आया ना? तो इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल एजेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम अपने लॉ के क्लास में पूरा एक क्लास देके समझेंगे और भी डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आपके लिए इतना इनफ है। नाउ लाइबिलिटी देखते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी? आप क्या समझते हो अनलिमिटेड लाइबिलिटी से? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि आप पार्टनर्स, फर्म में पार्टनर्स हो, ए एंड बी फर्म में पार्टनर्स है, ठीक है ना। इन लोगों ने फर्म के बिहाफ में इन लोगों ने लोन लिया या क्रेडिटर्स हो गए। इनके कितने हो गए? सपोज फॉर एग्जांपल 350 करोड़ हो गए, ठीक है। मेरी बात समझना, ठीक है। अब फर्म के एसेट्स कितने हैं? फर्म के एसेट्स है सपोज 200 करोड़, ठीक है ना। नाउ व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग कि अब ये 350 तो चुकाना पड़ेगा, इजंट इट? ये 350 करोड़ तो इनको रीपे करना पड़ेगा। हाउ आर दे गोइंग टू रीपे इट? ऑफकोर्स दे विल बी सेलिंग ऑफ देयर एसेट्स। वो अपना एसेट्स को बेचेंगे। तो अब उनको 350 पे करना है, वो अपना 200 एसेट्स को सेल करके तो उनको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये 150 तो बच गया ना। अब ये 150 क्या करे? फर्म के पास तो और पैसा नहीं है, तो अब ये 150 ए एंड बी को अपने पर्सनल एसेट्स से देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? पर्सनल एसेट से। तो इसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जहां पे पार्टनर्स का लाइबिलिटी जो होता है वो पर्सनल चला जाता है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द फर्म। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ए और बी को ये 150 अपना खुद का पर्सनल एसेट्स को बेच के देना पड़ेगा। नाउ यू विल बी आस्किंग कि मैम अगर इनके पास इतने पैसे नहीं हुए तो क्या करेगा ये? तो फिर बैंकरप्सी ये डिक्लेयर करेगा अपने आप को कि आई एम अ बैंकरप्ट। दे विल बी डिक्लेयरिंग देमसेल्व्स एज बैंकरप्ट एंड फिर वो कोर्ट में चला जाएगा एज एन दे विल बी इंसॉल्वेंट। अंडरस्टूड? तो वो अलग प्रोसीड्योर है, वो हम बाद में, मतलब इस यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल इनटू दैट। सो आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। ओके गुड। नाउ तो पार्टनरशिप, तो हम क्या लिखेंगे? अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे हम? जॉइंट एंड जॉइंट होता है, ये जॉइंटली होता है, और ये अनलिमिटेड होता है, पर्सनल एसेट तक ही चला जाता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट मूव करते हैं गोइंग कंसर्न में। कहाँ पे मूव करेंगे? गोइंग कंसर्न में मूव करते हैं ना। अब आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म है तो गोइंग कंसर्न इसका अच्छा ही है, बिकॉज इवन इफ वन पार्टनर डाइज द रेस्ट ऑफ द पार्टनर कैन कंटिन्यू, इजंट इट? अब आप बोलोगे मैम 2 ही पार्टनर है, अगर एक पार्टनर मर जाता है तो दूसरा पार्टनर, फिर तब वो अलग बात है, तब उसका सक्सेसर आ जाएगा अगर अलाउ करता है एक पार्टनर, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग कंसर्न अगर आप मेरे को पूछो तो यू हैव ऑप्शंस। लाइक सोल प्रोप्राइटर में ऑप्शन नहीं था, सोल प्रोप्राइटर में ऑप्शन नहीं है, मर गया तो बिजनेस खत्म। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? दे आर पार्टनर्स, राइट? इफ वन डाइज देन द रेस्ट कैन कंटिन्यू। अंडरस्टूड? सो गोइंग कंसर्न इज गुड। गोइंग कंसर्न अच्छा खासा चलता है, नो इशू विद दैट। नेक्स्ट आते हैं हम ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में। किस में आएंगे हम? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सक्सेशन ऑफ ओनरशिप। ओके, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप स्टार मार्क कर सकते हो ना। इसमें क्या है? ओनरशिप इज ट्रांसफरेबल, मतलब शेयर। तुम जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी है, बी कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स।
ये अपना हिस्सा ट्रांसफर कर सकता है टू अनदर पर्सन और टू हिज सक्सेसर ओनली बाय द परमिशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पे मैं क्या बोल रही हूं कि द ओनरशिप इज ट्रांसफरेबल है बाय द परमिशन ऑफ, 2 बार लिख रही हूँ, आई नो बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, परमिशन ऑफ ऑल पार्टनर्स। नाउ आई हैव मेंशन्ड हियर ऑल पार्टनर्स। क्या आपको दिख रहा है? ये ऑल दिख रहा है, ये ऑल लिखा है मैंने मेजॉरिटी नहीं लिखा, मैंने ऑल लिखा है, मतलब कि सबको मानने की जरूरत है। इवन इफ यू एडमिट अ न्यू पार्टनर भी आपका कैसे एडमिट होगा? बाय परमिशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यू कैन नॉट एडमिट अ पार्टनर बाय जस्ट अ मेजॉरिटी, अंडरस्टूड? तो आपको सारे पार्टनर्स के वो चाहिए, consent चाहिए. Okay, so now let's move with the most one of the important topics again. What is it? The limit, the cap of the partners. Okay, तो previously क्या था ना, previously partnership में आप 10 और 20 का था, मतलब कि आपके 10 था for banking and 20 था for normal partnership. Understood? ये आपका कैप था मैक्सिमम का, लेकिन अब ये नहीं है, इसको क्रॉस आउट कर दीजिए, अब ये नहीं है। अब क्या है? अब है आपका, यहां पे हम क्या लिखेंगे मैं बताती हूं। पार्टनरशिप एक्ट में ना, पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में आपको मैक्सिमम का कैप नहीं बताया गया है, एज सच कोई नंबर नहीं दिया गया है। बट हम लोग अगर लर्निंग के बेसिस पे जाए तो आपको क्वेश्चन अगर दिया जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम कैप फॉर अ पार्टनर अंडर पार्टनरशिप एक्ट, तो आप लिखोगे कुछ है नहीं। बट अगर आप बट देयर इज अनदर रूल विच हैज बीन गिवन हियर, दैट इज अंडर रूल 464 रूल 10 ऑफ कंपनीज miscellaneous रूल्स 2014। तो मैक्सिमम कैप कितना है? 100। आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो अब आपको अगर क्वेश्चन में दिया जाता है कि कंपनीज रूल्स के हिसाब से मैक्सिमम कैप कितना है, तो आप लिखोगे 100। अगर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है तो देयर इज नो कैप एज सच। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया। कंफ्यूज नहीं होना है कि कब कौन सा कैप लिखेंगे, ठीक है ना? आपको एमसीक्यू दिया जाएगा, ओ ये लॉ पे हाँ बीसी के एमसीक्यू दिया जाएगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट, अंडरस्टूड? सो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन। सारे टॉपिक्स मैंने आपसे कवर कर दिए इसके अंदर, और कुछ है नहीं। ओके, सो वी आर डन विद द पार्टनरशिप नाउ। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बिफोर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आई वुड लाइक टू डू कंपनीज विथ यू। वाई? बिकॉज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज द मिक्सचर ऑफ बोथ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो हम उसको पहले करेंगे। ओके, तो पहले हम कंपनी करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कंपनी में आपका लॉ में भी एक चैप्टर है, तो उसमें भी हम करेंगे, बट यहाँ पे जितनी ज़रूरत है हम उसको पहले देख लेते हैं। ओके, जस्ट लेट मी गेट टू माई नोट्स हियर सो दैट आई डू नॉट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट। ओके, नाउ सो कंपनी होता क्या है? इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट to remember and to understand. Body corporate which has a legal identity. क्या है इसका? इसके पास खुद की लीगल आइडेंटिटी है। मैंने आपको बताया था जब हम प्रोप्राइटरशिप कर रहे थे, शायद तब बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको पूछूं कि आपकी लीगल आइडेंटिटी क्या है, तो आप क्या करोगे? आप मुझे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड निकाल के दोगे, इजंट इट? सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ आप मुझे दोगे, राइट? वैसे ही अब आपका एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मतलब यू आर नोन बाय योर ओन नेम। यू कैन टेक, इफ यू आर 18 years and above, you can take property by your own name, you can sell property by your own name, understood? So you have a separate identity, understood? नाउ द कंपनी के साथ भी ना वैसा ही होता है। कंपनी का एक खुद का आइडेंटिटी है। कैन यू सी दैट? इसका खुद का आइडेंटिटी होता है, मतलब कि कंपनी कैन सेल, परचेज,
enter into a contract, enter into a contract under his own name, under its own name, अपना खुद का नेम पे ये सारी चीज़ें ये कर सकता है। इसका एक खुद का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं कंपनीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन नंबर। तो उसका खुद का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसके बेसिस पे वो ये सारी चीज़ें कर सकता है एंड इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब क्या हुआ, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है, इट इज़ वन एंड दोनों एक ही है, वन एंड ऑल। तो ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बट कंपनी में ना डिफरेंस है। देयर इज अ सेपरेट, इट इज़ अ सेपरेट एंटिटी। मतलब मेंबर्स और उसके मेंबर्स के बीच में और उस कंपनी का, दोनों का कोई अलग अलग सेम एंटिटी आइडेंटिटी नहीं है। कंपनी एक अलग मेंबर अलग है और उसके मेंबर्स अलग है। मतलब आप अगर अकाउंटेबल करते हो ना, तो आप कंपनी का मेंबर्स की गलती के लिए आप कंपनी को नहीं कर सकते, कंपनी की गलती के लिए आप मेंबर्स को अकाउंटेबल नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वाई एम आई टेलिंग आर्टिफिशियल? बिकॉज इट इज़ मेड बाय लॉ। इसको किसने बनाया है? इसको लॉ ने बनाया है, मेड बाय लॉ। जैसे हम कौन होते हैं, हम नेचर से आते हैं, लेकिन ये लॉ से आया है, तो इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। अंडरस्टूड? तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका खुद का आइडेंटिटी है, ये अपने नाम पे सारे डिसीजंस ले सकता है, तो कंपनी वैसी चीज़ है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ देयर कैन बी अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज, टाइप ऑफ कंपनीज लाइक वन पर्सन कंपनी, जिसमें वन पर्सन होता है। देन यू हैव स्मॉल कंपनीज। अब स्मॉल कंपनीज का क्या थ्रेशोल्ड है, क्या लिमिट्स है, वो हम लेटर ऑन करेंगे, बीसीके में आपको ज़रूरत नहीं है। देन यू हैव डोरमेंट कंपनी। ठीक है, ये मतलब कि जो कंपनी बहुत सालों से बंद पड़ी है, चल नहीं रही है, वो सारी कंपनीज हो गई। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच अ कंपनी रिक्वायर्स फॉर रजिस्ट्रेशन और फॉर एनीथिंग? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर अ कंपनी? नंबर 1 इज MOA, देन यू हैव AOA। ठीक है, मैं समझाऊंगी क्या चीज़ क्या है, डोंट वरी। देन यू हैव प्रोस्पेक्टस एंड देन यू हैव ऑडिट के लिए एनुअल रिटर्न्स वगैरह, ये तो ठीक है। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच अ कंपनी नीड्स टू फाइल। नाउ व्हाट इज MOA? MOA के अंदर ना आप सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का बिजनेस का पर्पस क्या है, कंपनी क्या काम करेगा, कंपनी क्या चीज़ कर सकती है, कंपनी क्या चीज़ नहीं कर सकती है, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन MOA। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो MOA में बेसिकली कंपनी क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है, कंपनी का कितना ऑथराइजेशन है, कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का कितना शेयर होल्डर्स है, कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है पूरी लाइफ टाइम में, everything will be mentioned in the MOA. Understood? Now AOA क्या है? ये internal regulations है, इंटरनल रेगुलेशंस है। अब इसको समझाने के लिए ना बहुत ही अमेजिंग सा तरीका है जो आई यूज़ इन माई लॉ क्लास। अब जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है, व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न, व्हाट हैपन्स? मतलब बहुतों में, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, बट जनरली व्हाट हैपन्स, व्हाट डू पीपल डू? दे गो टू सम प्रीस्ट, राइट? प्रीस्ट या पंडित या जिसमें भी, एंड उसको बोलते हैं कि उसकी कुंडली निकालो, राइट? यू हैव हर्ड द वर्ड कुंडली, राइट? तो कुंडली जब निकालते हैं तो वो जो पंडित होता है वो कुंडली निकालता है, वो कुंडली निकाल के बताता है कि ये बच्चा कैसा होगा, क्या होगा, जो भी अपने मन मर्जी से वो जो भी बोलता है कि इसका क्या लाइफ रहेगा, कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगा, या फिर क्या करेगा लाइफ में, कितनी अच्छी इसकी लाइफ जाएगी वगैरह वगैरह। मतलब एक अपने वो स्टार्स वगैरह देख के ही सेज ऑल दिस। सो MOA उसी तरीके से है। MOA एक तरीके से कुंडली है, अंडरस्टूड? बट AOA क्या है? अब कुंडली तो बन गया, लेकिन आप एक घर में रह रहे हो, घर में रहने का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कुंडली बताएगी क्या? नहीं। वो कौन बताएगा? आपके घर के बॉस,
राइट जो भी आपके घर में हेड है वो बताएंगे, आपके पेरेंट्स बताएंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स बताएंगे, राइट आपके संस्कार वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है इंटरनल रेगुलेशंस के अंदर. सो व्हाट डू आई से, दिस इज काइंड ऑफ अ कुंडली एंड दिस इज काइंड ऑफ अ संस्कार which are in the family, like sanskar in the sense ki rules and regulations in the family which you need to follow for your everyday living. Understood? So उस तरीके से आप याद कर सकते हो कि MOA में एक तरीके से बेसिकली सब कुछ बताया जाता है, AOA में बेसिकली इंटरनल रेगुलेशंस बताए जाते हैं. नाउ व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? नाउ प्रोस्पेक्टस क्यों इशू किए जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक, टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक. अंडरस्टूड? तो इसके लिए बनाए जाते हैं. नाउ सी व्हेन अ कंपनी, अब हम आपने शेयर्स की चैप्टर किए थे क्लास 12 में, आई होप यू रिमेंबर, जहाँ पे आप शेयर को इशू करते हो. तो व्हाट आर यू बेसिकली डूइंग, आई डोंट नो इफ यू गाइज नो, बट लेट्स जस्ट रिवाइज अ लिटिल बिट. ओके, एंड इफ यू ऑल नो देन यू कैन स्किप दिस पार्ट. नाउ व्हाट यू गाइज डू इज, मतलब हम कंपनी क्या करती है, कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है, फंड्स चाहिए होते हैं. तो कंपनी क्या करेगी, तो कंपनी क्या करती है, बोलती है कि देखो मेरी कंपनी में जो शेयर्स है, शेयर का मतलब कि एक तरीके से मैं आपको मालिक बना दूंगा मेरी कंपनी का. तो मेरी कंपनी में शेयर्स को मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम सेलिंग द शेयर्स, बट इंस्टेड ऑफ द शेयर्स यू नीड टू गिव मी सम मनी. आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, फंड्स देने पड़ेंगे. सो बेसिकली इफ फॉर एग्जाम्पल एक शेयर, वन शेयर बेच रहे हैं, तो बदले में कितना मिल रहा है, ₹10. अंडरस्टूड? तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप पब्लिक को अपनी कंपनी में मालिक बना रहे हो फॉर दैट परसेंटेज ऑफ शेयर, और बदले में आप उससे क्या ले रहे हो, पैसे ले रहे हो. तो यू आर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनफैक्ट रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, राइट. तो वो फंड्स जब आप पब्लिक को बोलते हो कि मेरी कंपनी में आके इन्वेस्ट कीजिए, मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज करिए, तो आप एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हो. क्या करते हो, इशू प्रोस्पेक्टस. इस प्रोस्पेक्टस में आप लिखते हो, सारी जानकारी देते हो आप कि एक शेयर का कितना प्राइस होगा, राइट, आप कितना टोटल शेयर्स इशू कर रहे हो, राइट, आपकी मार्केट कैप कितनी है, राइट. अब ये सारी डिटेल्स उसको देते हो, उसमें देते हो, और फिर वो प्रोस्पेक्टस आप इशू करते हो. उस प्रोस्पेक्टस को पब्लिक फिर पढ़ती है एंड देन दे इन्वेस्ट. अंडरस्टूड? और फिर उसके बाद वो इन्वेस्ट करती है. तो समझ में आया ना? तो बेसिकली प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करते हैं हम, टू रेज फंड्स. इट इज काइंड ऑफ अ पब्लिकेशन. नाउ ऑडिट एंड एनुअल रिटर्न्स क्या होता है, ऑडिट एंड एनुअल रिटर्न्स, ये बेसिकली आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ठीक है ना. इट इज योर परफॉर्मेंस एनालिसिस. एक तरीके से आपके परफॉर्मेंस एनालिसिस होते हैं जो आप पब्लिश करते हो, विच यू पब्लिश फॉर पब्लिक टू सी. पब्लिक क्यों आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी अगर उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी फर्म, आपकी बिजनेस, आपका कंपनी कैसा कर रहा है, इजंट इट. तो आपको अपने एनुअल रिटर्न्स, आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आपको अपने वेबसाइट पे पब्लिश करनी पड़ती है. फिर आम जनता जो होती है वो उसको देखती है, समझती है, और फिर सोचती है कि क्या मुझे इसके में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए. अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आपका ये सारा कंपनी का डॉक्यूमेंट्स होता है. Now we are going to study some important features of the company. Let's begin. Now, what are the important features of the company? Number 1, हम इस तरीके से लिख ले, प्राइवेट एंड पब्लिक लिखते हैं, ठीक है. तो कुछ 2-3 फीचर्स बताती हूँ मैं. मिनिमम मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स, ठीक है. प्राइवेट कंपनी क्या होता है, जो हम आम जनता ओन करती है. पब्लिक कंपनी क्या होती है, जो गवर्नमेंट ओन करती है. कौन, मतलब more than 50% is owned by government. Understood? So you can just write more than 50% is owned by the government. Now let's begin. The minimum numbers for a private company is what? 2. आपको 2 इंसान तो चाहिए मिनिमम. एंड पब्लिक के लिए आपको कितने चाहिए, 7 चाहिए. मैक्सिमम के लिए आपको कितने चाहिए, प्राइवेट में 200, और इसके लिए नो लिमिट. इसके लिए क्या है, कोई लिमिट नहीं है. नाउ यू विल बी आस्किंग मी कि इसके लिए कोई लिमिट क्यों नहीं है, बस पब्लिक कंपनी है, कोई लिमिट रखा नहीं, बिकॉज आपके शेयर्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहते हैं. तो जितने भी लोग आपके शेयर्स खरीदेंगे वो इनडायरेक्टली वो मेंबर्स बन जाएंगे, इजंट इट. तो हम उस पर लिमिट नहीं रख सकते. तो इसलिए पब्लिक कंपनीज डू नॉट हैव अ मैक्सिमम कैप. नाउ आर शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, शेयर्स ट्रांसफरेबल, ये पॉइंट है. तो इसका क्या लिखेंगे, प्राइवेट कंपनी में ना नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल.
अब ऑफ कोर्स आपके आपके बिजनेस का कंपनी है, आपकी फैमिली का कंपनी है, तो यू विल नॉट वांट एनीवन एंड एनीबडी टू बिकम अ मेंबर ऑफ योर कंपनी, इज इट राइट? यू विल नॉट वांट दैट, सो इसीलिए इट इज़ नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, there. And now in a public company there is no such restrictions, it is freely transferable. इट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल, रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं, आप इजीली स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसको खरीद सकते हो, इजीली आप खरीद सकते हो, जिसका भी शेयर है आप एक बेचते हो खरीदते हो, जो नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं वो होता है। तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ये नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव फर्दर, और भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो फटाक से कर लेते हैं। नाउ डायरेक्टर्स कितने चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टर्स कितने चाहिए? प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स एटलीस्ट चाहिए और पब्लिक कंपनी में 3 चाहिए, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आते हैं ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी, रेम्यूनरेशन कमिटी, CSR, राइट? ये तीनों एक टाइप की कमिटीज होती है जो इंटरनली आपको बनानी पड़ती है, ठीक है? तो ये तीनों कमिटी प्राइवेट कंपनी के लिए ना ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब यू डू नॉट नीड टू मेक इट, मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है, बनाना है बनाओ, दैट इज योर चॉइस, बट आपको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। बट फॉर अ पब्लिक कंपनी नॉट एग्जेम्प्टेड, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक इट मैंडेटरीली, मैंडेटरी मतलब जबरदस्ती आपको बनाना पड़ेगा, नॉट एग्जेम्प्ट, आपको बनाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, अंडरस्टूड। अब 2-3 और चीजें करते हैं, एक और लास्ट पॉइंट है, सॉरी, क्या है आपको? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोनों को चाहिए, प्राइवेट को भी चाहिए और पब्लिक को भी चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये ना प्राइवेट को नहीं चाहिए, पब्लिक को लेकिन चाहिए, तभी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो आपने क्या समझा कि एक पब्लिक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी चाहिए, दोनों चाहिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी को दोनों नहीं चाहिए। गॉट इट? तो ये भी एक पॉइंट था। नाउ देयर इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज, इज दैट 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको घुमा के क्वेश्चंस देंगे एग्जाम में। क्या घुमा के क्वेश्चंस देंगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? जल्दी से समझते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर की ज़रूरत है, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर की एटलीस्ट ज़रूरत है। तो अगर सपोज एक भी मेंबर यहाँ वहाँ हो जाए, कौन सा कंपनी सबसे पहले ख़त्म होने का चांसेस है, मतलब सीजेस टू एग्जिस्ट? प्राइवेट। ऑफकोर्स 2 मेंबर्स यहाँ वहाँ होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, राइट? तो इसीलिए इट इज़ ईजिली सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब कि बहुत जल्दी ये इसके बिलो द लिमिट हो सकता है, बिकॉज दे आर ओनली 2 मेंबर्स, राइट? मिनिमम इज 2 मेंबर्स, तो इजीली सीजेस टू एग्जिस्ट, और ये क्या होगा? नॉट इजीली सीजेस टू एग्जिस्ट। तो ये आपको वर्ड याद करना है, जहाँ पे भी आपने ये लिखा है वहाँ पे ऊपर में ऐसे करके लिखो कि 2 है, इसीलिए बहुत जल्दी ये बंद होने के कगार में आ सकता है, अगर आपने मेंबर्स को 6 मंथ्स के अंदर नहीं बढ़ाया तो। देयर इज अ लिमिट, डोंट वरी, आपको चांस मिलेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा फिर से। नाउ नेक्स्ट इज क्या कि यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं होता, नो अपर लिमिट, राइट? सो अपर लिमिट नहीं होता है, मतलब कि मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, तो मतलब कि आप कितना भी फंड्स ले सकते हो, बिकॉज मेंबर्स कौन हो गए? मालिक हो गए ना, पैसे देंगे बिजनेस का पार्ट बनने के लिए, राइट? तो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फंड्स हुआ ना, तो यहाँ पे क्या होगा? अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फंड्स, अंडरस्टूड? तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिए, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फंड्स। लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब सपोज आप एक प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपको अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो आप क्या करोगे? आप बेच सकते हो? नहीं ना, क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। आपको अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आप शेयर को इन कैश नहीं करवा सकते। इन कैश का मतलब शेयर को बेच के आप पैसे नहीं ले सकते, इजंट इट? तो इट इज़ नॉट ईजिली, यू कैन नॉट इन कैश शेयर्स ईजिली। तो आप क्या लिखोगे? cannot in cash shares when required,
है ना। जब आपको पैसों की ज़रूरत होगी तब आप इजीली इन कैश नहीं करवा सकते, लेकिन पब्लिक सिंस इट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल तो आप इजीली इसको इन कैश करवा सकते हो, इजीली इन कैश करवा सकते हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट में चलते हैं, डायरेक्टर्स है तो अब डायरेक्टर्स में ये बेटर है, वाई स्मॉलर बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्मॉलर बीओडी बेटर। अंडरस्टूड। तो अगर स्मॉलर रहता है तो बेटर रहता है। अंडरस्टूड। तो ये लिख लेना कि जितना छोटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में इजी रहता है, डिस्प्यूट्स कम होंगे, क्लैशेस कम होंगे, मेजॉरिटी ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें ईजी रहती है। नाउ ऑडिट एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, नाउ आई हैव यू मस्ट बी क्वेश्चनिंग कि मैम पब्लिक कंपनी में एग्जेम्प्ट क्यों नहीं किया एंड प्राइवेट कंपनी में एग्जेम्प्ट क्यों है। वाई? बिकॉज सी इन द पब्लिक कंपनी नो, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, पब्लिक फंड्स आर इन्वॉल्व्ड, राइट। आप अपना पैसा लगवा रहे हो, राइट। तो जो गवर्नमेंट है, जो ओनर्स है, वो रिस्क नहीं ले सकते, दे हैव टू बी कॉशियस। सो इसीलिए आप यू कैनॉट बी लिबरल, सो कैनॉट बी लिबरल। वाई? बिकॉज कॉमन मैन का पैसा लगा हुआ है, तो पब्लिक फंड्स आर इन्वॉल्व्ड, सो कैनॉट बी लिबरल। इसीलिए ये सारी कमेटी बिठाई गई है ताकि ये कमेटी कोई भी गड़बड़ होते हुए देखे तो उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाए। अंडरस्टूड। तो इसीलिए ऑडिट कमेटी, ये सारी कमेटी डाली गई है। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट, ये अलग ही बात है, ये चाहिए होता है फॉर अ पब्लिक कंपनी, इसका कुछ ऐसा है नहीं। तो आई होप यू अंडरस्टूड कंपनी में क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मेंबर्स आर सपोज टू बी देयर प्राइवेट और पब्लिक में। तो एवरीथिंग यू अंडरस्टूड, राइट। तो इसी से क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सो आई होप यू नोटेड इट डाउन, इफ नॉट प्लीज पॉज द क्लास एंड प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट मूव ऑन करते विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दैट इज LLP। अंडरस्टूड। LLP में मूव ऑन करते हैं ना। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, इसका फुल फॉर्म है क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पहले ये नहीं एग्जिस्ट करता था, ये 2009 में आया है, आफ्टर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंडर आया है 2009। अंडरस्टूड। तब आया गया है। नाउ व्हाट इज इट, ये है क्या एक्चुअल में, तो ये क्या है, ये एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जो किस किस का मिक्सचर है, कंपनी का और पार्टनरशिप का। हमने कंपनी और पार्टनरशिप से दोनों से मिला के गुड पॉइंट्स लेके हमने एक LLP को क्रिएट किया है। अंडरस्टूड। और ये किस एक्ट के अंदर आता है, ये LLP एक्ट 2009 के अंदर आता है। गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें समझनी है, और भी बता रही हूँ क्या है। सो यू विल बी राइटिंग, इट इज़ अ hybrid form of business business organization containing features of both corporate and partners and proprietor form of business and form of business। अंडरस्टूड। तो ये इन दोनों का मिक्सचर है। ये इसमें क्या क्या पॉइंट्स है जल्दी से देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स है। नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये बिजनेस फॉर्मेशन का आइडिया आया होगा, वाई, लिमिटेड लाइबिलिटी के लिए। बिकॉज पार्टनरशिप में आपका लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है, एज आई टोल्ड यू गाइज, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी। जस्ट लाइक कंपनी, इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। नो पर्सनल एसेट्स आर, नो पर्सनल assets, no personal liability, sorry, no personal liability except in case of fraud। अब कोई फ्रॉड करेगा तो अलग बात है, देखो
नहीं तो कोई पर्सनल एसेट्स का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है. योर लाइबिलिटी इज ओनली लिमिटेड टू द अमाउंट योर फर्म इज ऑब्लिगेटरी टू. अंडरस्टूड. ओनली योर फर्म की जो लाइबिलिटी है उतना तक आपको देना है, उसके बाद आपकी पर्सनल एसेट्स में से कुछ भी नहीं जाएगा. नाउ अब मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें है इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी. मतलब आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा टू बी कॉल्ड एज एन LLP. इनकॉर्पोरेशन इज मैंडेटरी. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्या है? सेम कंपनी का फीचर है इसमें. क्या है कि एक लीगल एंटिटी है इसके अंदर, सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स. इसकी जो आइडेंटिटी है उसके पार्टनर्स से अलग है, मर्ज नहीं कर सकते, जैसे कि हमने पार्टनरशिप फॉर्म में किया था. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है आपका मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए? 2. और मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है. नो लिमिट. अंडरस्टूड. इजी. तो ये सब इजी चीज़ें हैं, आप ध्यान रखोगे इजीली हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है? इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी? कौन है? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. तो ये ROC ही इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है. उसके ही अंडर आपको जाके सारी इनकॉर्पोरेशन करनी है, सारी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं. तो ये ROC सारी चीज़ें देखता है. स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस आपको फॉलो करना है. तो अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था. देखो ये पार्टनरशिप और कंपनी पढ़ लेते हो तो आपको ईजी लग रहा है अभी, राइट? तो आपको मैंने पार्टनरशिप में बताया था म्यूचुअल एजेंसी के बारे में. तो क्या यहाँ पे भी म्यूचुअल एजेंसी वर्क करेगा? नहीं. यहाँ पे ऑल द पार्टनर्स आर नॉट म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर, दे आर ओनली एन एजेंट ऑफ द फर्म. तो आप क्या लिखोगे? एवरी पार्टनर ऑफ LLP, एवरी पार्टनर ऑफ LLP इज ओनली एन एजेंट ऑफ LLP. अंडरस्टूड. सिर्फ वो एजेंट का LLP है, म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करता. नो म्यूचुअल एजेंसी. गॉट इट. तो कोई म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करता है. तो यहाँ तक था आपका ये LLP, उसके अलावा कुछ है नहीं. ओके. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड LLP, पार्टनरशिप, कंपनीज और सारी चीज़ें जितनी भी अभी हमने करी है. ये फर्स्ट चैप्टर में आपको सब समझ में आ गया. आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ काइंडली यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम और यू कैन कॉमेंट ऑन दिस माई class under the class, and I'll explain it to you and I'll get back to you within 24 hours. Okay, so guys, if you need any help regarding your studies, do let me know. If you have any queries, do let me know, and please kindly do share this class with your friends and subscribe my channel and do motivate me with your like button. Thank you so much everyone. It was very nice having you, and thank you for watching my class. See you in the next class. Bye bye.